वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन चैनल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुकेशन चैनल पे। टुडे इज़ नवंबर 27th एंड वी विल कवर टुडेज करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस। जो भी साथी हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जिससे कि जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो टाइमली मिलते रहे। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट न्यूज़ इज़ रिगार्डिंग द साइक्लोन निवार। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है निवार, उससे रिलेटेड है। जो पास्ट के वीडियो हैं पिछले 2-3 दिन के, वी हैव टॉक अलॉट अबाउट द साइक्लोन। एंड कल जो इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस मैंने आपको दिया था, उसमें आपने आंसर्स भी किया है। मैंने आपसे पूछा था आईएमडी के बारे में, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके बारे में, एंड द काइंड ऑफ सैटेलाइट्स विच आर बीइंग यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्ट, जो इसका इस्तेमाल करते हैं, और कितना इफेक्टिव आईएमडी रहा है। तो मैं आपको यही बता दूं कि जो आज का एक आर्टिकल एडिटोरियल में, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल है, इट्स रिगार्डिंग द सेम टॉपिक। वो आईएमडी के बारे में ही है एंड हाउ इज इट वर्किंग इज गुड, कैसे वो आईएमडी अच्छे तरीके से काम कर रहा है। तो मैं आपको ये हाईलाइट करना चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस कल मैंने पूछा था आपसे, जिसका आंसर आपने कल तैयार कर लिया, आज जो है रेप्यूटेड जो आपका एक न्यूज़पेपर है हिंदू टाइप का, वो आज उस पर आर्टिकल भी लिख रहे हैं। तो ये इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आप न्यूज़ के साथ ये प्रेडिक्ट करने लग जाए कि कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है और उसको आप तैयार कर ले, और जनरली इसी लाइंस पे यूपीएससी में या किसी भी एग्जाम्स पे क्वेश्चंस आते हैं, तो आपने आईएमडी की के ऊपर कल आपने आंसर अपने तैयार कर लिए, आज वो आर्टिकल आ रहा है उसमें, इसका मतलब ये है कि आप एक स्टेप आगे चल रहे हैं। तो जो भी मैं आपको क्वेश्चंस देता हूँ बहुत ही लॉजिकल, और जो यूपीएससी पैटर्न है या कोई भी एग्जाम का पैटर्न है उसी के हिसाब से सोच के मैं देता हूँ। तो उन आंसर्स को आप जरूर प्रिपेयर किया करिए, और उनको आपको प्रिपेयर करना है ओपन बुक की तरह। आपको रिसर्च करना है, आंसर्स ढूंढना है, गूगल से ढूंढना है, विकीपीडिया से ढूंढना है, किताब से ढूंढना है, और अपने नोट्स बनाने हैं और उसको 250 वर्ड्स में फ्रेम कर देना है। क्योंकि चैलेंज ये नहीं है कि आपको कितना आता है, चैलेंज ये है कि आप आंसर्स को लिमिटेड शब्द में और लिमिटेड टाइम में आप मैक्सिमम पॉइंट्स लिख सके। इसीलिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस पढ़ाई के साथ साथ इंपॉर्टेंट है। सो अच्छी बात है कि जो आपने सोचा, हम आगे देखेंगे वो एडिटोरियल जो आया है। एंड ओके, सो साइक्लोन के बारे में दैट्स ऑल। अभी का जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए आपने अच्छे से तैयारी कर लिया इस पूरे टॉपिक को, ज्योग्राफी के टर्म्स में भी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी के टर्म्स में। बाकी जो लोग हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि साइक्लोन निवार जो है तमिलनाडु और जो कोस्टल स्टेट्स हैं वहाँ से पास कर गया, और इस दौरान 3 लोगों की मतलब जो है उसमें डेथ हुई, और काफ़ी जो क्रॉप्स है वो डैमेज हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको एनडीआरएफ के बारे में भी पढ़ने को कहा था कि एनडीआरएफ के बारे में, एनडीएमए जो एक्ट है उसको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बाकी भी इन जनरल। एनडीआरएफ, एनडीएमए, एसडीआरएफ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। तो आप थोड़ा सा एक रिसर्च कर लेंगे, एक नोट बना लेंगे, तो आपकी तैयारी हो जाएगी पूरी। सो दैट्स रिगार्डिंग एनडीआरएफ एंड एनडीएमए। नेक्स्ट इज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने कल भी आपको टास्क दिया था, दैट्स रिगार्डिंग द फार्मर्स बिल, एग्रीकल्चर बिल है उनके ऊपर। मैंने आपको कल का जो वीडियो है करंट अफेयर्स का, उसमें डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल दिया था एमएसपी के ऊपर और फार्मर बिल्स के, एग्रीकल्चर बिल के ऊपर मैंने लिंक डाल दिया था, जो मैंने पहले वीडियोस बनाए हुए हैं, शॉर्ट वीडियोस। तो आई होप उसको आपने देखा होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि क्या बेसिक है उन बिल्स में ना। उन बिल्स के मैंने वीडियो में ये भी कवर किया है कि क्यों उसका अपोजिशन हो रहा है, क्या जो किसान है उनकी क्या डिमांड है। सो दैट्स वन पार्ट। क्योंकि ये जो फार्मर्स बिल है, एग्रीकल्चर जो बिल है, ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहना है अब, और एक ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा बन जाएगा अगले कुछ दिनों के लिए। सो आपको इसकी पूरी जानकारी रहनी चाहिए। तो जो आप कल का वीडियो होगा उसके डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो आपको लिंक मिलेंगे पुराने वीडियोज़ इस चैनल पर। वैसे भी आप इस चैनल में जाके ढूंढ सकते हैं, आप देख सकते हैं फार्मर्स बिल के ऊपर। ओके, नाउ दिस पर्टिकुलर इज रिगार्डिंग द वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीनेशन। नाउ ये भी एक अच्छी बात है कि पिछले 4-5 दिन से मैं लगातार आपको टास्क दे रहा हूँ कोरोना वैक्सीन पे काम करने के लिए, और जो हमारी गवर्नमेंट है वो भी उसी चीज़ पे काम कर रही है। ज़रूरत क्या है कि हम जो जो भी इंफॉर्मेशन है हम उसको इकट्ठा करते रहें। इंफॉर्मेशन क्या है, जो मैंने आपको बताया भी था कि गवर्नमेंट जो है प्रायोरिटाइज करेगी ना। गवर्नमेंट ने कैसे प्रायोरिटाइज किया है, किन किन को पहले दवाई मिलेगी, वैक्सीन मिलेगी। तो पहले मिलेगी जो डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो पुलिस के लोग हैं, और जो 50 साल के ऊपर हैं, और जो यंग हैं जिनको बीमारी है। तो ये लोगों का वल्नरेबल ग्रुप बनाया गया है,
और जो वैक्सीन टास्क फोर्स है, वैक्सीन कमेटी है, उन्होंने इस चीज़ को डिसाइड किया है कि कैसे प्रायोरिटाइज़ किया जाए। तो आपको याद होगा मैंने ऑलरेडी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कोरोना वैक्सीन पे, उसके क्या क्या चैलेंजेस वो फेस करने वाले हैं हम। तो उसमें मैंने आपको ये भी बोला था कि प्रायोरिटी ग्रुप बनाने के लिए, तो आई होप आपने बनाया होगा, और जो आपने प्रायोरिटी ग्रुप अपने आंसर में लिखा होगा वो इसी लाइन पे होगा। मैंने आपको हिंट भी दिया था कि इस लाइन पे आपने आंसर्स को रखना है, और यही यही ऑब्जर्वेशन जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा, जो मेन साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। पढ़ाई के साथ साथ जो मैं आपको आंसर क्वेश्चंस दे रहा हूँ उनको तैयार करो, उससे आप सोचो कि क्या हो सकता है। और क्योंकि आपको अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको आंसर्स भी तैयार करते रहना है। नॉलेज के लिए मैंने आपको बताते जा रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ जानकारी के लिए सुन रहे हैं तो जानकारी के लिए ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि जो कोरोना की दवाई है, वैक्सीन है, टीका है, उसमें क्या क्या अभी तक अपडेट है वो सारी चीज़ें बता चुका हूँ पिछले 2-3 वीडियोज़ में ना। एक ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज़ रिगार्डिंग द पॉलिटिक्स। ये है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा है कि एक देश एक इलेक्शन, मतलब जो भी इलेक्शंस हैं वो एक बार में हो जाने चाहिए, चाहे लोकसभा, सारे इलेक्शंस, लोकसभा, सारे राज्यों की विधानसभा, पंचायत, म्यूनसिपैलिटी, सभी का इलेक्शन एक बार में, एक ही इलेक्शन से सभी का रिजल्ट डिसाइड हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो चाहते, मतलब उनका ये कहना है कि हर महीने कोई ना कोई इलेक्शंस आते रहता है, तो उससे क्या प्रॉब्लम होती है, उससे डेवलपमेंट नहीं हो पाता है, और मैक्सिमम फोकस इलेक्शंस पे ही रहता है। नाउ माय क्वेश्चन इज रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पॉइंट कि ये जो इलेक्शंस हैं, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल्स में ये इलेक्शंस डिफाइन किए हुए हैं, आप संविधान खोलिए और उसमें मुझे कमेंट्स में बताइए कि जो इलेक्शंस हैं अलग अलग जो इसमें मेंशंस किए गए हैं, लोकसभा, विधानसभा, ये सब के बारे में, वो कहाँ पे कौन से आर्टिकल्स में मेंशन किए गए हैं इन इलेक्शंस के बारे में। और अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं तो कौन कौन से आर्टिकल्स जो हैं वो प्रभावित होंगे, संविधान के, कॉन्स्टिट्यूशन का कौन कौन सा सेक्शंस प्रभावित होगा। क्योंकि आप सारे आर्टिकल्स हटा के एक ही आर्टिकल्स में सभी चीज़ों को लेके आएंगे कि इस तरीके का होना है, तो ये है। तो ये आपका होगा एक जनरल क्वेश्चन, प्रीलिम्स का क्वेश्चन होगा। मेन का क्वेश्चन आप जो ट्राई कर सकते हैं, आप ट्राई कर सकते हैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए कि व्हाट डू यू थिंक, एक नेशन एक इलेक्शन पे आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्रॉस क्या है, कॉन्स क्या है। मतलब एक लोकसभा, विधानसभा, म्यूनसिपैलिटी, पंचायत, सभी का एक बार में ही इलेक्शन हो जाए, एक दिन में, 2 दिन में, या 5 चरणों में एक बार में ही सारा इलेक्शंस खत्म हो जाए। 5 साल हर महीने 2 महीने में कोई ना कोई इलेक्शन होते रहता है देश में, तो वो ना हो। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट, आपको क्या लग रहा है कि वैसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और ये एक प्रोबेबल क्वेश्चन भी है, ये कहीं पे भी क्वेश्चन आ भी सकता है। ओके, सो नाउ बाकी न्यूज़ है फार्मर एजिटेशन से रिलेटेड। फार्मर एजिटेशन से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि आप उस जो मेन क्रक्स है उसको ज़रूर जानिए। नाउ विल टॉक अबाउट द एडिटोरियल। एडिटोरियल में पहला जो आर्टिकल है, ये आर्टिकल है साइक्लोन्स के बारे में, एंड इसी आर्टिकल में ये बात कर रहे हैं कि जो साइक्लोन आया निवार, उसमें 3 लोगों की डेथ हुई एंड बाकी जो डैमेज हुआ। बट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट था वो इस साइक्लोन का जो पाथ था या जो प्रोबेबल डैमेजेस थे, प्रोबेबल सीवेरिटी थी, उसको प्रेडिक्ट करने में ईजिली उसको प्रेडिक्ट कर लिया। सो दैट इज़ वन पार्ट। और राइटर ये भी कह रहे हैं कि IMD जो है इट हैज़ बीन वर्किंग रियली गुड। सैटेलाइट्स का यूज़ करते हैं, वो सैटेलाइट्स का आपने आंसर भी दिया है, मल्टीपल सैटेलाइट्स यूज़ करके साइक्लोन डेटा इस्तेमाल किया जाता है। और इस बार में जो टैकल किया गया इस निवार को, वो टैकल ये किया गया कि IMD ने सही प्रेडिक्ट किया। उसके बाद NDRF की टीम लगाई गई, 25 टीमें NDRF की लगाई गई, डिजास्टर मैनेजमेंट इक्विपमेंट लगाए गए, सिविक एजेंसीज़ को लगाया गया, और उसके थ्रू इसकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो भी इसके चैलेंजेस थे, वो ओवरकम किए गए। नाउ इनका ये भी कहना है, जो राइटर हैं, कि जो बार बार फ्लडिंग हो रही है, उसके बावजूद भी बारिश के कारण जो चेन्नई में फ्लडिंग हुई, तो उसमें ये देखने की ज़रूरत है कि जो फ्लड प्लेन्स हैं जिन उनका लॉस हो गया और वेटलैंड्स हैं उसमें एनक्रोचमेंट हो गया है, तो उसकी वजह से भी मानसून फ्लडिंग हो रही है। सो वो भी गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि जो ज़मीनों पे कब्जा हो जा रहा है और जो लेक्स हैं, छोटे छोटे लेक्स हैं वहाँ पे, वो उन पे कब्जा हो गया, तो उससे जो पानी है उसकी निकासी नहीं हो पाती है। तो ये अर्बन प्लानिंग में एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है।
जो शहरों में, चेन्नई जैसे शहर में भी ये चीज़ हो रही है, ज़मीनों पे कब्जा और इस तरीके का जो पानी है बारिश का, उसको इंक्रोचमेंट हो रहा है उसके पाथ में। सो दैट्स वाई वी आर सीइंग द फ्लडिंग। तो राइटर का यही कहना है कि दिस इज़ ऑल्सो अ चैलेंज जो स्टेट गवर्नमेंट को फेस करना है और उस पर काम करने की आवश्यकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द रिलीजियस कन्वर्जन जो लॉ है, ऑर्डिनेंस है, अलग अलग जो स्टेट्स ने पास किया है। तो इसमें जो राइटर ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि इस तरीके के एक्ट्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं और इसमें अलग अलग तरीके की सज़ा है, और इसमें ये लगाया गया है कि अगर कोई धर्म परिवर्तन कराया जाता है फोर्स पे, इन्फ्लुएंस के थ्रू, धोखाधड़ी के थ्रू, या मैरिज का झांसा देके अगर कन्वर्जन कराया जाता है तो उसको इलीगल ठहराते हुए उसमें सज़ा का प्रावधान है। तो राइटर का बेसिकली ये कहना है कि जो रिलीजियस कन्वर्जन था उन पे तो पहले भी कानून बने हैं कि आप धर्म, मतलब संविधान हमें ये देता है कि अपने धर्म का प्रचार प्रसार करिए आप, लेकिन धर्म का प्रचार प्रसार करने का मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को कन्वर्ट कराना शुरू कर दो। तो इसके बारे में पहले कानून बने थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको ये ठहराया था कि धर्म को बढ़ाने का मतलब आप उसमें कन्वर्जन नहीं करने लग जाएंगे, वो चीज़ सही नहीं है। लेकिन अब की बार के कानून में नई चीज़ ये जोड़ी गई है कि अगर शादी के लिए अगर किसी का धर्म परिवर्तन होता है तो उस पे भी कानून कार्रवाई कर सकता है अगर ज़बरदस्ती कराया गया है। तो राइटर का ये कहना है कि संविधान में जो राइट टू प्राइवेसी है और राइट टू लाइफ है, तो अपने मन से शादी करने का प्रावधान है, लेकिन ये भी है कि धोखे में रख के आप शादी करके अगर कन्वर्जन कराते हैं तो वो भी चीज़ अलाउड नहीं है। तो ये देखना होगा कि जब अगर ये जुडिशरी के द्वारा में चैलेंज किया जाता है कोर्ट्स में तो ये स्टैंड कर पाता है कि नहीं, वो देखना होगा। बट एज ऑफ नाउ राइटर के मन में थोड़ा सा संदेह है इसको लेके। सो ठीक है, हम इसको स्टडी कर लिया हमने, ये क्या कानून है, हमें पुराने जो एक्ट्स हैं वो भी हमें मालूम है, पुराना सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन है दैट ऑल्सो वी नो, एंड देन वी विल सी, विल हैव टू वेट कि अगर ये कोर्ट में चैलेंज होता है ये ऑर्डिनेंस तो क्या होता है। ओके, नाउ दिस इज़ अनदर थिंग, इसके बारे में मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था, ये आयुर्वेद से रिलेटेड है। कल मैंने आपसे पूछा था कि ये नया जो एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें जो आयुर्वेद के जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी सर्जरी के पावर्स, कुछ लिमिटेड सर्जरीज के पावर दिए गए हैं। मैंने आपको कहा था कि उसमें थोड़ा रिसर्च करके आप करिएगा। तो इसमें ये पर्टिकुलर आर्टिकल है वो उसी के बारे में बात करता है। नाउ दिस इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि कल मैंने आपको इसी चीज़ पे क्वेश्चन दिया था और इसी पे एक अच्छा आर्टिकल इसमें आ गया, और अगर आपने कल इसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया होगा तो दैट्स अगेन इज़ वेरी गुड स्टेप, क्योंकि आपने एक कदम आगे चल रहे हो, आपकी तैयारी एक कदम आगे चल रही है, और हमें यही करना है। कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में है तो हमारे माइंड में ये आना चाहिए कि ऐसा क्यों है, और हम अगर सही समय से उसको तैयार कर ले तो यूपीएससी में भी यही होगा। इसी तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी में भी, अगर आईएएस का एग्जाम आप दे रहे हो तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको आएंगे। तो हमने तैयारी करते चलना है साथ साथ। ना इस आर्टिकल में क्या है, इस आर्टिकल में शुरू कर रहे हैं माइथोलॉजी हमारे पुराने के स्क्रिप्चर से। वो कह रहे हैं कि 2014 में हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा था कि सर्जन के रूप में शंकर भगवान को माना जाता है, क्योंकि शंकर भगवान अगर एक तरीके से सर्जन नहीं होते तो आपको कहानी मालूम होगी कि जो सर्जरी के रूप में जो गणेश जी थे उनकी जो गर्दन था उसको धड़ से अलग करने के बाद में हाथी का जो गर्दन है वो लगाया गया था, सर जो है वो लगवाया गया था, पूरा सर। तो वो उसको एक सिंबल के रूप में कह रहे हैं वो, कि हमारे जो पुरानी जो स्क्रिप्चर्स हैं उसमें भी एक तरीके से ये सर्जरी का एक सिंबल है कि किस तरीके से जो रिप्लेस कर दिया गया पूरे सर को। तो दैट्स अ सिंबल कि एक सर्जरी या इस तरीके का कॉन्सेप्ट पहले भी एग्जिस्ट किया करता था। हालांकि वो माइथोलॉजी से भी कुछ लोग जोड़ के देखेंगे, बट दैट्स अ काइंड ऑफ सिंबल यू कैन यूज़ कि ठीक है, हमारे पुराणों में भी या वेद पुराणों में भी इस तरीके का जिक्र है ना। उसके बाद आयुर्वेद आया, आयुर्वेद में भी जो सुश्रुत थे उस समय भी ये सर्जरी की कला जो है वो उसका नॉलेज था। सो बेसिकली हमारे ग्रंथों की बात की, ये स्टार्टिंग है ये ना। उसके बाद फिर ये आया कि ये कह रहे हैं राइटर कि क्या नया नोटिफिकेशन है। तो नया नोटिफिकेशन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो आयुर्वेद के स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिया जाएगा। अब ना इसमें मैंने कल आपसे पूछा था कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन क्या है। तो सेंट्रल काउंसिल ऑफ मेडिकल एजुकेशन है, स्टैचुरी बॉडी है,
इंडियन मेडिसिन कंट्रोल सेंट्रल काउंसिल एक्ट के तहत, और वो रेगुलेट करता है, क्या क्या रेगुलेट करता है? इंडियन मेडिकल सिस्टम, कौन कौन सा मेडिकल सिस्टम? आयुर्वेद, सिद्धा, सोवा रिगपा एंड यूनानी मेडिसिन। तो आप मेरे को ये बताइएगा ज़रा कमेंट्स में कि ये आयुर्वेद क्या है, सिद्धा क्या है, और ये सोवा रिगपा और यूनानी ये क्या है, ये किस तरीके के मेडिसिन सिस्टम है। तो आप इसको ज़रूर पढ़ लीजिए, क्योंकि ये न्यूज़ में है। तो जैसे ही आपने ये वीडियो सुना तो आप इसको नोट कर लीजिए और कमेंट्स में इसका आंसर दे दीजिए, जिससे कि कहीं पे भी ये आए तो आप उसको आंसर कर सके। सो आपको मैंने बताया कि इस तरीके का नोटिफिकेशन आया। तो फिर राइटर ये कह रहे हैं कि आयुर्वेद के लोग सर्जरी करेंगे। इसके बाद से तरह तरीके के डिबेट्स हैं वो शुरू हो गए हैं, एंड पीपल आर एप्रीहेंसिव अबाउट दिस कि आयुर्वेद के लोग जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर फॉर्मल मेडिसिन है, मॉडर्न मेडिसिन जिसे बोलते हैं, उसकी एजुकेशन नहीं है, देन हाउ विल दे परफॉर्म द सर्जरी। तो राइटर ये कहते हैं, जो इसके राइटर हैं वो ये कह रहे हैं कि जो आयुर्वेद के अलग अलग उन्होंने तर्क दिए हैं कि आयुर्वेद के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो सर्जन हेल्पर हैं वो बन गए हैं, और उसके अलावा ऐसे ऑपरेशन थिएटर्स में असिस्ट करते हैं, और कई जगहों में, जैसे ये एक एग्जांपल दे रहे हैं चिपलून का, कोकड़ एरिया में, वहाँ का दे रहे हैं कि कुछ नर्सिंग होम है, वो एलोपैथिक ग्रेजुएट वहाँ नहीं मिलते हैं, तो वहाँ आयुर्वेद के जो स्टूडेंट्स हैं वही उसको रन करते हैं। एंड उसी के तरीके से उन्होंने कई एग्जांपल्स दिए हैं। एंड सिमिलरली ही हैज़ गिवन एग्जांपल, अलग अलग एग्जांपल दिए। तो मेन आपको मैं क्रक्स बताता हूँ। क्रक्स इसका ये है, बेसिकली समरी ये है कि राइटर का ये कहना है कि आयुर्वेद के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा एक जो हमारा जो डॉक्टर्स के रूप में जो पास आउट होते हैं वो आयुष से होते हैं। आयुष में आपका अलग अलग आता है, होम्योपैथी भी आता है और यूनानी भी है, उस लाइंस के डॉक्टर्स निकल के आते हैं। एंड जो मेन डॉक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं जो एलोपैथी MBBS जो करके आते हैं। ये आप आयुष देख सकते हैं, आयुष मंत्रालय भी एक, आयुष में आयुर्वेद, योगा, नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी ये है। और राइटर का ये कहना है कि जो आयुष पद्धति है वो प्रेजेंट गवर्नमेंट के लिए एक प्रायोरिटी भी है, और जो मैक्सिमम जो लोड है वो एलोपैथिक जो डॉक्टर्स हैं, MBBS डॉक्टर्स हैं, उनके ऊपर है। तो राइटर का ये कहना है कि हमें एक रास्ता ढूंढना पड़ेगा जिसमें कि जो आयुर्वेदिक और बाकी जो डॉक्टर्स हैं, बाकी जो स्कीम के, उनको भी यूटिलाइज किया जा सके, क्योंकि वैसे ही कोरोना या इत्यादि इतना है, देश के जो हेल्थ सेक्टर है उस पर इतना लोड है, तो वी हैव टू फाइंड सम वे जिससे कि उनको यूज़ किया जा सके। एंड एट सेम टाइम जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, जो MBBS डॉक्टर्स हैं, उनकी जो डर हैं या उनके जो शक और संदेह है उनको भी दूर करने की आवश्यकता है। तो मैंने आपको पूछा है क्वेश्चन इस पे, तो आई होप कि आप उसको तैयार करेंगे। ये भी आप जो आंसर लिख रहे होंगे उसमें आपको ये आर्टिकल ही मदद करेगा। उसके जो मेजर पॉइंट्स थे आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, इसमें से और पॉइंट्स लिख के आप उसको तैयार करिएगा। लेकिन आप मुझे ये सब जरूर बताइएगा कि ये मैंने आपको जो क्वेश्चन पूछा कि ये आयुर्वेद, सिद्धा, सोया रिगपा और यूनानी मेडिसिन ये क्या है, इसमें से इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन UPSC में आए हुए हैं इस जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ। तो इसीलिए आप इसको तैयार कर लीजिए, कमेंट में इसका आंसर लिख दीजिए, ताकि कहीं भी ये क्वेश्चन आता है तो यू वुड बी एबल टू आंसर इट। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट भी बहुत अच्छा आर्टिकल है ये। समराइज मैं आपको करता हूँ। कोरोना की वैक्सीन आ रही है, ठीक है, वैक्सीन मिलेगी, अलग अलग कंपनीज बना रही है। नाउ कंपनीज बना रही है तो ऑब्वियसली उसमें प्रॉफिट बनाएगी वो, चाहे फाइज़र हो चाहे मॉडर्ना हो, तो ये सभी कंपनीज प्रॉफिट की तरफ देख रही है। क्या करेंगे? दवाई बनाएंगे, फार्मूला होगा दवाई का, पेटेंट कराएंगे उसको, कॉपीराइट रहेगा, पेटेंट रहेगा, और उस पर वो प्रॉफिट करेंगे। तो राइटर का ये कहना है, ये KR एंटोनी इसके राइटर हैं, उनका ये कहना है कि इसको पब्लिक गुड्स के रूप में डिक्लेयर होना चाहिए कोरोना वैक्सीन को, और इसमें प्रॉफिट मेकिंग नहीं होना चाहिए, और प्रॉफिट मेकिंग ना होके सस्ते दामों में या मिनिमम रेट्स में इसको सप्लाई करना चाहिए। ओके, उसके अलग अलग तरीके उन्होंने बताए। उन्होंने क्या तरीका बताया कि WHO शुड प्ले अ रोल, WHO का ये रोल होना चाहिए इंपॉर्टेंट इसमें। उसके अलावा उन्होंने बताया कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मैकेनिज़्म है, ऐसे मैकेनिज़्म है कि जिसके थ्रू हायर प्राइसेस पे ये ना हो। उन्होंने कुछ तरीके दिए हुए हैं। क्या तरीके दिए हुए हैं वो आप ध्यान से देख लो, और ख़ुद भी पढ़ना है ध्यान से, आप इसको समझ भी लो। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO जो है, यूनाइटेड नेशंस के अंदर है, जो आप मेरे को यही बताइएगा कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब हुआ था और ये क्या है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप इसको कमेंट में लिखिएगा। फिलहाल इस चीज़ को समझिए कि इसमें कई मैकेनिज्म है। एक पेरिस कन्वेंशन है, प्रोटेक्शन ऑफ इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी, वो उसके थ्रू, और फिर एक है ट्रिप्स। ट्रिप्स क्या है? द एग्रीमेंट ऑन ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स।
ये है, और दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन 2001 है। अब ये तीनों हैं, ये आपको पढ़ना भी है, और मेरे को कमेंट में बताइए पेरिस कन्वेंशन क्या है, और ये ट्रिप्स क्या है, और दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस डिक्लेरेशन क्या है। इसको आप कमेंट्स में लिखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नाउ कोरोना की वजह से ये नाउ अगेन होगा, तो आप अभी आने वाले अगर मेंस लिख रहे हैं तो यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस, तो आप इसको समझिए। बट बेसिकली आपको मैं बताता हूँ कि इसमें ऐसे मैकेनिज्म है जिसके थ्रू आप यू कैन गो फॉर कंपल्सरी लाइसेंसिंग। कंपल्सरी लाइसेंसिंग बेसिकली जो राइटर का ने एग्जांपल दिया है, कंपल्सरी लाइसेंसिंग एक तरीके का मैकेनिज्म है जहाँ पे जो एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, इशू किया जाता है जो नेशनल गवर्नमेंट है उसके द्वारा, किसके बीच में, एक जो बाहर की कंपनी है, बड़ी कंपनी है, फॉर एग्जांपल फाइजर कंपनी है, उसके बीच में, और लोकल मैन्युफैक्चरर जो सेम दवाई को सस्ते दामों में बना के बेचेगा, तो उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बना देता है, जिससे कि जो बाहर की कंपनी है जिसका पेटेंट है उसको भी फ़ायदा है, और लोकल जो कंपनीज हैं उनको भी फ़ायदा है, और जो पब्लिक है उनको भी सस्ते दामों में वो चीज़ें मिल जाए। तो ऐसा एग्जाम्पल उन्होंने दिया है कि 2012 में हुआ था, नाटको फार्मा था, उसको लाइसेंस मिला था, हैदराबाद की कंपनी थी, और मिला था बेयर कंपनी थी जर्मनी की, और एक दवाई थी ये कैंसर की, एंटी कैंसर ड्रग था किडनी और लीवर ट्यूमर्स के लिए, और उसमें 97% कॉस्ट जो है उसका कम हो गया था। तो ये एक इस तरीके का मैकेनिज्म ऑलरेडी यूज़ किया जा चुका है। तो सेम मैकेनिज्म, सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म राइटर का ये कहना है कि विद द हेल्प ऑफ WTO's अरेंजमेंट वी कैन डू। इंडिया इज द पार्ट ऑफ WTO, और ये सब के पार्ट है इंडिया भी। ये सब जो मैं आपको बताया ट्रिप्स वगैरह, तो आप इसको जरूर लिखिए मेरे को, ये पेरिस कन्वेंशन और इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी ये क्या है, व्हाट इज़ ट्रिप्स एंड व्हाट इज़ दिस दोहा मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस। यू मस्ट राइट इन कमेंट में इसको 100% आप लिखिए इसको करके। ओके, नाउ बेसिकली इस तरीके से बाय यूजिंग दिस मैकेनिज्म वी कैन गेट इट। इन मैकेनिज्म्स को हम इस्तेमाल करके हमें दवाई जो है कोरोना की ईजिली हमें अवेलेबल हो सकती है। ओके, सो नाउ विल मूव टू नेक्स्ट वन। द नेक्स्ट वन इज रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट जो है हमारे लिए, वो है ये है वन नेशन वन इलेक्शन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू हाउ इज इट इंपॉर्टेंट, एंड देन विल मूव टू दिस इज इंपॉर्टेंट न्यूज़। जो हमारे फॉरेन सेक्रेटरी है हर्षवर्धन श्रृंगला, ये काठमांडू गए हैं। नेपाल के साथ हमारे कुछ पिछले कुछ महीनों में कुछ डिस्प्यूट्स हैं, तो अवर फॉरेन सेक्रेटरी इज हर्षवर्धन श्रृंगला इज़ इन काठमांडू नेपाल में। और नेपाल के साथ में हमारा नेपाल ने नया मैप इशू किया था जिसमें कुछ पार्ट्स को दिखाया था, तो वी ऑल नो, पुराने वीडियोस मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। तो नेपाल के साथ, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि नेबरिंग हमारी कंट्री है ये। नाउ दिस इज़ अनदर न्यूज़, जो हमारे PM है उन्होंने कहा है कि इंडिया का जो रीन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट प्लान है वो ऐसा प्लान है कि जो बिजनेस अपॉर्चुनिटी $20 बिलियन तक का वो इस्तेमाल करेंगे, मतलब उतने तक का जो अपॉर्चुनिटी उसमें क्रिएट होगी। सो यू मस्ट नो कि जो मैंने आपको 2-3 चीज़ बताई थी। एक ये बताई थी पेरिस एग्रीमेंट है, पेरिस एग्रीमेंट है ऑन एनवायरनमेंट, और उस पेरिस एग्रीमेंट के तहत भारत को जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कम करना है, एंड फुटप्रिंट कम करने के लिए हमें रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो है उनकी तरफ जाना पड़ेगा। सो ये दोनों इन सिंक है, तो आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया जो है रिन्यूएबल सोर्स की तरफ देख रहा है। नाउ दिस इज रिगार्ड प्रीलिम्स क्वेश्चन एक हो सकता है प्रोबेबल। नेवी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एनालिसिस सेंटर IMEC है, ये नोडल एजेंसी है मैरी टाइम डेटा फंक्शन के लिए, तो 26/11/26/11 के बाद सेटअप किया गया था, और ये इट विल सून बिकम अ नेशनल मैरी टाइम डोमेन अवेयरनेस NDMA सेंटर ये बन जाएगा। तो ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए मैंने ये हाईलाइट कर रखा है, तो आप इसको नोट्स में लिख लीजिएगा, कहीं आपको आता है तो दैट यू कैन यूज़। ओके, सो ओके, नाउ अगेन दिस इज रिगार्डिंग इथियोपिया। इथियोपिया से रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस पूछा था 2 दिन पहले। मैंने पूछा था इथियोपिया की कैपिटल पूछा था, एंड देन आई आस्क यू अबाउट दिस टिग्रे रीजन, और ये क्या डिस्प्यूट है, दैट आई हैव टोल्ड यू कि ये डिस्प्यूट है यहाँ पे इथियोपिया में, एक रीजन है, अफ्रीका की एक कंट्री है, और वहाँ पे ये डिस्प्यूट है, और एडिस अबाबा उसकी कैपिटल है। तो कुछ लोगों ने इसका आंसर भी किया था, और ये अगेन न्यूज़ में है। सो कोई भी अगर टॉपिक है अगर न्यूज़ में है तो आप उसको 2-3 काम करना है। इफ़ इट्स अ न्यू कंट्री देन इमीडिएटली उसको मैप में देखिए, उसके नेबरिंग कंट्रीज़ क्या हैं वो आपको मालूम होने चाहिए, और उस कंट्री के बारे में आप थोड़ा सा रिसर्च कर लीजिए, क्योंकि प्रोबेबली यू कैन एक्सपेक्ट सर्टन क्वेश्चंस, या फिर अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप उसको इमीडिएटली उसको कवर कर लीजिए। ओके, सो
दैट्स ऑल. इकोनॉमिक्स में देयर इज नथिंग न्यू. एंड देन इन स्पोर्ट्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, कल इंपॉर्टेंट न्यूज़ था अर्जेंटीना के जो फुटबॉलर थे डिगो मैराडोना, उनके निधन का. सो दैट वी हैव ऑलरेडी कवर्ड. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स. जो क्वेश्चंस हैं मैंने आपको ऑलरेडी आज का दे दिया है. एंड जो पिछले 2-3 दिन में हमने क्वेश्चंस कवर किए थे, इट्स गुड कि उससे रिलेटेड जो हिंदू है उसमें भी आर्टिकल्स आ रहे हैं, लेकिन 1-2 दिन बाद, जब आप आंसर तैयार कर रहे हो उसके 1-2 दिन बाद आ रहा है. सो दैट्स गुड. और आपको जो मैं दिया, मैंने आपसे जो पूछा है उन सब क्वेश्चंस को आप उनका कमेंट्स जरूर लिखिएगा. और ये आयुर्वेद का जो मैंने आपको बताया है, इसको रेडी कर लीजिए. इसके आंसर्स आपने रेडी आपको करना है, उसके आंसर्स भी आपने देना है 100%. एंड देन आई हैव आस्क यू रिगार्डिंग व्हाट, आई हैव आस्क यू रिगार्डिंग इकोनॉमिक्स, ट्रिप्स और ये सब, इसको आप बिल्कुल आप आंसर करेंगे. ट्रिप्स क्या है, तो आपको बिल्कुल इसको मिस नहीं करना है. दोहा मिनिस्ट्रियल ट्रिप्स क्या है, इसको पढ़ के आप कमेंट्स में इसको आंसर करिए. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स एंड एनालिसिस.